हेलो अकेडमिशियंस एंड वेलकम टू बीएम अकेडमी। आज हम क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, दैट इज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। अब यहाँ पे चैप्टर के नाम से आपको क्या समझ में आता है? मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, यानी कि हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उसको हमें कैसे रिजॉल्व करना है, उसको हमें कैसे कोप करना है, हम इस चैप्टर के अंदर वो देखेंगे। अब देखो, आपकी लाइफ में जितनी भी चैलेंजेस आए उससे क्या होता है, एक कॉमन चीज़ होती है, दैट इज स्ट्रेस। आपको क्या होता है, स्ट्रेस होना लगता है, ठीक है। और हम इस चैप्टर के अंदर स्ट्रेस के बारे में देखेंगे, स्ट्रेस के बारे में पूरा चैप्टर स्ट्रेस के बारे में है, ठीक है। उसके अंदर क्या करना चाहिए, उसको कैसे सॉल्व करें, उसके अंदर कोपिंग मेथड्स कौन सी हैं, ठीक है, कौन सी टेक्निक्स है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आ जाएगी आपके, कैसे हेल्थ हम प्रमोट करें, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आएगी। ये चैप्टर इतना ज़्यादा ईजी है ना कि इसके अंदर मैक्सिमम पार्ट अपने आप से लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो आप चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो, नेचर, टाइप एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। देखो, हर एक चैलेंज है ना, मतलब अगर आपको सिंपल सा, अगर कल एग्जाम है तो उससे भी आपको स्ट्रेस होगा, अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो उससे भी आपको स्ट्रेस होगा, अगर आपको कुछ कपड़े डिसाइड करना है कि कौन से पहनना है मुझे किसी फंक्शन पर, उससे भी आपको स्ट्रेस होगा। तो हर कोई सिचुएशन से, हर कोई प्रॉब्लम से, हर कोई चैलेंज से आपको स्ट्रेस तो होता है। और अगर अच्छे से आपको स्ट्रेस लोगे ना तो अच्छे से सर्वाइवल के लिए, मतलब अगर सपोज आपको क्या करना है, कल टेस्ट की तैयारी करनी है, ठीक है, तो आपको स्ट्रेस हुआ थोड़ा, यार कुछ पढ़ना है, तो आप स्ट्रेस लोगे तो आप पढ़ने लगोगे। अगर नहीं पढ़ा तो क्या होगा, आप कल टेस्ट में क्लियर नहीं होगा पाओगे, पास नहीं हो पाओगे, तो आपकी सर्वाइवल की चांसेस कम हुए। अगर आपने पढ़ लिया उस स्ट्रेस में आने के बाद तो क्या होगा, आप टेस्ट में अच्छा स्कोर कर लोगे, आपके आगे अच्छे से आप कर लोगे पूरा। और इसकी वजह से एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि हमें टेस्ट का करना है। अगर आपने टेस्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया तो क्या होगा, आपको जो याद होगा वो भी भूल जाओगे, और बहुत कम ले लिया तो आप कुछ याद ही नहीं करोगे। तो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड अगर आपको अच्छे से काम करना है तो स्ट्रेस हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जैसे, अगर ज़्यादा हो गई तो प्रॉब्लम देगी, कम हो गई तो प्रॉब्लम देगी, और सही हुई तो ही सही रहेगी वो। मतलब जैसे बल्ब होता है ना, अगर बल्ब में कम इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो वो एकदम डिम हो जाएगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो फ्यूज उड़ जाएगा। तो हमें क्या है, एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ चाहिए स्ट्रेस, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑप्टिमम चाहिए वैसे ही स्ट्रेस ऑप्टिमम चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे मैं बोलूंगी यार कि स्ट्रेस बुरा होता है, नहीं भाई, बुरा नहीं होता। स्ट्रेस के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यू स्ट्रेस, ठीक है, जो अच्छा स्ट्रेस होता है, मतलब जो स्ट्रेस आपको रिक्वायर्ड है, दैट इज यू स्ट्रेस, जो अच्छा है। मतलब अगर मैंने आपको टेस्ट का एग्जांपल दिया था कि टेस्ट में अगर आपने थोड़ा बहुत स्ट्रेस लिया तो आपका यू स्ट्रेस हो गया। अगर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया जिसकी वजह से वियर एंड टियर हो गया, यानी कि आपकी बॉडी, आप थकने लगे, तो स्ट्रेस आ गया दिमाग में, इतना सब कुछ हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ पढ़ा हुआ वो भी भूल गई मैं, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस, ठीक है। तो दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक यू स्ट्रेस, एक डिस्ट्रेस, और ये दोनों ही क्या होते हैं, एक अच्छा होता है इसमें, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस क्या होता है, बुरा होता है। और ये एक ही स्ट्रेस से बनते हैं, मतलब अगर वो सही होगा तो यू स्ट्रेस बन जाएगा, और बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जब वियर एंड टियर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा। अब यहाँ पे यू स्ट्रेस डिस्ट्रेस के अंदर बन जाता है, ये सब कुछ यहाँ पे लिख रखा है आपको, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब स्ट्रेस क्या होता है, देखो, स्ट्रेस इज समथिंग अ पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स। मतलब अगर आपको कोई भी सिचुएशन देती, मतलब अगर आप सपोज आपको सिचुएशन दे दी कि है ना, आपके सामने शेर है तो आपको स्ट्रेस आया, अब आप उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्स दोगे, और वो आपका रिस्पॉन्स कब मिलेगा, आपको कोई स्टिमुलाई, यानी कि आपके सामने शेर है, मैंने आपको स्टिमुलाई दी तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपके सामने शेर आया, स्टिमुलाई मिली आपको, और उसकी वजह से आपका मतलब आपकी जो स्टेट है कि आप एकदम काम हो, मतलब एकदम सही से सोच रहे हो, वो डिस्टर्ब हुई। अब आप स्ट्रेस में आ जाओगे, आपकी कोपिंग एबिलिटी, आप शेर से लड़ नहीं तो सकते हो ना, तो कोपिंग एबिलिटी एक्सीड होगी, तो आप कुछ रिस्पॉन्स दोगे, और उन्हीं रिस्पॉन्सेस के जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस क्या है, एक पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स है जो एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग या एक एनिमल लाता है। क्यों करता है वो, क्योंकि एक स्टिमुलस, एक ऐसा उसे बाहर से कुछ मिल जाता है जो उसके कोपिंग एबिलिटी को हटा देता है, मतलब उसकी कोपिंग एबिलिटी से, या जितना आप कोप कर सकते हो उससे ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, और उसके जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम क्या होता है कि उसकी जो एकदम स्टेबल स्टेट है या फिर एक इक्वल स्टेट है उसको डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आई, अब आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, एक पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स है। अब मैंने आपको एक शेर का एग्जाम्पल दिया था, आप एग्जाम का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, वो भी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रेस कहाँ से आया। तो स्ट्रेस है ना, लैटिन वर्ड से आया। लैटिन वर्ड कौन सा, स्ट्रिक्टस। स्ट्रिक्टस क्या है, जो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है ना, बहुत ज्यादा पतला होता है, दैट इज स्ट्रिक्टस। अब इसका जो वर्ब फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंजर।
क्या हो जाएगा, स्ट्रिंजर। अब इसका क्या मतलब होता है, टू टाइटन, यानी कि जब हम एकदम टाइट कर देते हैं उसको। तो ये दोनों ही क्यों हमने ये वर्ड लिया, क्योंकि अगर आप कभी भी स्ट्रेस में होगे ना तो आपको ऐसी फीलिंग होगी यार मेरे, मैं तो एकदम वैसे, मुझे कोई कर रहा है, ठीक है, मुझे कोई दबा रहा है, मेरे मसल से मैं इतने अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये क्या होगी, स्ट्रेस की फीलिंग्स होती है जो हमारे अंदर फील होती है, जिसकी वजह से हमने ये वर्ड लिया था। अब यहाँ पे एनवायरनमेंट की वजह से भी होती है, जो हमारे जो इंडिविजुअल के अंदर इक्विलिब्रियम होता है ना, मैंने आपको बताया स्टेबल स्टेट है, जो हमारी कोपिंग एबिलिटी है उससे आगे बढ़ जाती है, उसको डिस्टर्ब कर देती है। तो ये कहाँ से होती है, एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होती है, या फिर एनवायरमेंट से हमें कोई स्टिमुलाई मिल रही है उसकी वजह से होती है। अब ऐसे कोई इवेंट जो हमारे स्ट्रेस को कॉज करे, मतलब सपोज आपका टेस्ट है तो आपको स्ट्रेस हुआ, वो एक इवेंट है, वो आपका क्या है, स्ट्रेसर है। स्ट्रेसर क्या होता है, जो एक इवेंट या जो भी स्टिमुलाई आपको मिल रही है जो आपको स्ट्रेस दे रही है, ठीक है, जो भी चीज आपको स्ट्रेस दे रही है दैट इज स्ट्रेसर्स। यानी कि सपोज अगर आपको मैं बोलूं कि कल आपका पूरा सिलेबस का टेस्ट है, तो वो आपको स्ट्रेसर होगा, ठीक है, तो आपको स्ट्रेस कॉज करेगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे, स्ट्रेसर बोल देंगे। अब अगर मैं इस स्ट्रेसर को किस तरह रिएक्ट करूं, मतलब इसके अंदर एग्जाम है तो मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ, मैं कैसा रिएक्शन कर रही हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। अब स्ट्रेस किसी चीज की वजह से भी हो सकता है, और वो किसी चीज होने की वजह से भी हो सकता है, पहली चीज, एंड सेकंड चीज स्ट्रेस होने की वजह से भी कोई चीज हो सकती है। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। चिंता मत करो, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, बट इससे पहले आप ये जान लो, एक बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बनता है इसके अंदर। हेंस सिले, वो क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस है, फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस है। उन्होंने क्या बोला है कि स्ट्रेस क्या होता है, एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी देती है किसी भी डिमांड पर। किसी भी डिमांड का क्या मतलब है, मतलब सपोज कि अगर आपके एग्जाम है तो आप पहले सेम स्ट्रेस, मतलब सेम प्रोसेस करोगे, सेम रिस्पॉन्स दोगे, और एक आपके सामने क्या है, शेर खड़ा, तो भी आप सेम रिस्पॉन्स दोगे। या फिर तीसरी सिचुएशन कि आपको ऊपर आपकी टीचर चिल्ला रही है, तो भी आप सेम रिस्पॉन्स दोगे। तो हम आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हम सेम रिस्पॉन्स तो नहीं देंगे, जैसे हेंसेल ने कहा था कि सेम रिस्पॉन्स होगा, जनरलाइज रिस्पॉन्स होगा, वैसा तो नहीं हो सकता। तो अलग अलग इसको क्रिटिसाइज हम क्या है, ठीक है, बहुत सारे रिसर्चर्स ने बोला है कि यार कि अलग अलग रिस्पॉन्स होता है, अलग अलग रिएक्शन होता है, इंडिविजुअल अलग अलग रिस्पॉन्स करता है, भले ही सेम स्टिमुलाई हो। मतलब पहली चीज क्या बोली कि अलग अलग रिएक्शन होता है हर एक इंडिविजुअल का। सेकंड चीज क्या बोली कि एक बहुत सारे इंडिविजुअल को एक ही सिचुएशन में रखोगे तो भी उनका रिस्पॉन्स अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब हर एक इंसान सिचुएशन को अलग तरह से लेता है, मतलब किसी ने तैयारी कर रखी होगी तो उसके लिए एग्जाम स्ट्रेसफुल नहीं है, पर किसी ने नहीं करी होगी तो उसके लिए एग्जाम स्ट्रेसफुल है। तो क्या होगा, उसका स्ट्रेस अलग अलग होगा, ठीक है, कैसा स्ट्रेस का रिएक्शन होता है वो भी अलग अलग होगा। और एक इंडिविजुअल पर फिक्स नहीं है, एक एनवायरमेंट के ऊपर भी आप बोल सकते हो सिर्फ एनवायरमेंट है उसके ऊपर है, एनवायरमेंट से जो मिल रहा है उसके ऊपर है, नहीं। ये क्या होता है, इंडिविजुअल और उसका जो इंटरेक्शन है एनवायरमेंट के साथ, वो कैसे अटेंशन देता है उसको। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, आपके एग्जाम का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाता है एग्जाम से। तो एग्जाम हुई तो आपने उसको अटेंशन दी, आपने आपकी टीचर ने अनाउंस किया कि यार एग्जाम होने वाली है, तो आपने उसको अटेंशन दी सबसे पहले। फिर आपने देखा यार कि मैं कोप कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, वो आपने देखा, कैसे कर सकता हूँ वो देखा। अब इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेस क्या है कि एक ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन है किसके बीच में, अगर आपके एनवायरमेंट और आपके बीच में, आप उसको कैसे अप्रेजल देते हो, अप्रेजल यानी अटेंशन कैसे देते हो, उसके साथ कोप कैसे करते हो, ये क्या है, इंटरैक्शन है, ठीक है, किसके साथ, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट प्लस इंडिविजुअल के साथ। अब यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, एक डायनेमिक चीज है, मतलब एक आप देख सकते हो डायनेमिक कॉग्निटिव। स्ट्रेस हमेशा किससे होता है, आपके माइंड से होता है। एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि माइंड स्ट्रेस लेता है, भले कोई बायोलॉजिकली कोई स्टिमुलाई हो, ठीक है, कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर हो, पर स्ट्रेस कौन लेगा, माइंड लेगा, और उसकी वजह से बॉडी का वियर एंड टियर होगा। तो ये तो हम बोल सकते हैं। और डायनेमिक क्यों है, क्योंकि वो बार बार चेंज होता रहता है। अब आप देखोगे कि सुबह उठना भी एक स्ट्रेस होता है, ठीक है, तो सुबह उठकर स्कूल जाना भी एक स्ट्रेस है, सुबह उठकर वापस स्कूल जा लिया फिर वहाँ पे पढ़ना भी एक स्ट्रेस है। तो ये क्या है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा इवॉल्व, मतलब चेंज होता रहता है, बार बार अलग अलग स्ट्रेसेस आते रहते हैं। और वो क्या करता है, हमारे हेमियोस्टेसिस, ये क्या होता है कि जब हम एक सिंपल स्टेज में आ जाता है कि यार हमारे एकदम बैलेंस चीज है। हेमियोस्टेसिस क्या होता है, एक बैलेंस वो होता है जो हमारे माइंड के अंदर एकदम बैलेंस चल रहा है, ठीक है, हम स्ट्रेस के अंदर नहीं आ रहे, उसको होमियोस्टेसिस बोलते हैं। और अगर इसका डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब ये इम्बैलेंस हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस कॉज होता है। यहाँ तक समझ में आया। अब मैं जो स्ट्रेस है वो किसके ऊपर बोलूंगी, यार मुझे स्ट्रेस है, कितना स्ट्रेस होगा, मैं कैसे डिफाइन करूंगी। सबसे पहला मैं उसको कैसे लेती हूँ,
कुछ लोग यार, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे सुबह उठने में बहुत जोर आता है, ठीक है, तो मैं सुबह उठना मेरे लिए स्ट्रेस है। और कुछ बोलते हैं सुबह उठना तो बहुत ईजी है, रात को सोना लेट वो स्ट्रेस होता है। तो डिफरेंट लोगों पर अलग अलग डिपेंड करता है कि वो कैसे अप्रेजल लेते हैं, कैसे कॉग्निटिव उनका माइंड चलता है, कैसे वो इंटरप्रेट करते हैं। एंड सेकेंड चीज़, अगर आपको एग्जाम है, एक दिन के टाइम मिला है, अगर आप देखोगे तो आपके पास बहुत से रिसोर्सेज है कि आपके पास सैम्पल पेपर है, ठीक है, आपके पास नोट्स है, आपकी सब तैयारी हुई है, तो आपके पास रिसोर्सेज है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस कम होगा। जिस इंसान के पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो उसके पास स्ट्रेस ज़्यादा होगा। तो ये डिफरेंस समझ में आया कि किसके ऊपर स्ट्रेस डिपेंड करता है, हमारी कॉग्निटिव अप्रेजल और हमारे रिसोर्सेज कितने हैं हमारे पास। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है जनरल मॉडल ऑफ स्ट्रेस प्रोसेसेस। अब इस जो ये पूरा ग्राफ है ना, पूरे चार्ट है, हम इसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आपको एकदम क्विकली आप उसको देख सकते हो। देखो ये किसने दी थी, सबसे पहले ये जानो, ये किसने दी थी, ये दी थी लेजोरस ने, ठीक है। लेजोरस ने बोला था कि यार स्ट्रेस किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे हम उसको लेते हैं, कैसे परसेप्शन होता है इवेंट्स का। और उन्होंने दो तरह के अप्रेजल दिए, यानी कि दो तरह के, हम देखते हो सिचुएशन को एनालाइज करते हो, कभी भी कहीं नई जगह पर जाओगे वहाँ के एरिया को एनालाइज करते हो ना, वैसे सिचुएशन को भी एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने दिया प्राइमरी अप्रेजल। प्राइमरी क्या होता है कि जब मैं एक बार देखूंगी यार सिचुएशन कैसी है, ये हो सकता है या तो सिचुएशन मेरे लिए अच्छी होगी तो पॉजिटिव होगी, या फिर कुछ ना तो अच्छी है ना बुरी है तो न्यूट्रल होगी, और नेगेटिव हो यानी मेरे लिए बुरी हुई तो क्या होगा, वो उसके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा होगा। अब नेगेटिव के अंदर भी तीन होती है। सबसे पहले हार्म, अगर आप ऐसे कोई जगह पर जाओगे जहाँ पे ऑलरेडी आपके साथ कुछ हो रखा है तो वो आप उसको नेगेटिवली लोगे यार कि मुझे ज़्यादा स्ट्रेस होगा उसके लिए। तो हार्म क्या होती है, जब मेरे साथ ऑलरेडी कुछ हो चुका है, डैमेज हो चुका है ऑलरेडी। देन थ्रेट क्या होता है, जब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आने वाले टाइम में यहाँ पे डैमेज हो सकता है, मेरे साथ कुछ हो सकता है, वो हो जाएगा थ्रेट। और चैलेंज को आप एकदम इंपॉर्टेंट देख लो, क्योंकि चैलेंज क्या होता है, मतलब सपोज आपके किसी फ्रेंड ने बोला यार कि मैं तुझे चैलेंज देती हूँ कि अगर है ना तू ये कर पाएगी तो मैं तुझे ना 4 चॉकलेट दूंगी। तो इसने बैट लगा लिया, फिर कोई चैलेंज दे दिया कि आप कोई कर सकते हो ही नहीं हो, आपको करना है। तो एक तो नेगेटिव हुआ कि आप नहीं कर सकते, पर आपको अगर चैलेंज दीजिए तो आप उसको करने की ट्राई करोगे तो आपके लिए प्रॉफिट तो जरूर देगा वो। तो हम क्या समझ सकते हैं, एक तो हार्म होती है, एक थ्रेट होता है, एक चैलेंज होता है, तीन चीजें होती है किसके अंदर, नेगेटिव के अंदर। अब सेकेंडरी अप्रेजल यानी कि मैं अपने ऊपर देखूंगी। सबसे पहले प्राइमरी में मैंने एनवायरमेंट को देखा, अब मैं अपने वाले सेकेंडरी के अंदर अपनी एबिलिटीज पर देखूंगी कि मैं कितना कोप अप कर सकती हूँ, मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं। अगर मैं अच्छे से कोप अप कर सकती हूँ तो स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। और अगर मेरे पास रिसोर्सेज काफी है, इसके अंदर रिसोर्सेज के अंदर ध्यान रखना, मेंटल भी आ जाता है, फिजिकल आता है और पर्सनल एंड सोशल आ जाता है। मेंटल यानी कि मेरी स्टेट कैसे, मैं कैसे सोच लूँ, कॉग्निटिव अप्रेजल, ठीक है। देन मेरी फिजिकल यानी कि मेरे पास स्ट्रेंथ कितनी है बॉडी की। देन पर्सनल कि मैं कैसे, मेरे पास कितने रिसोर्सेज है, ठीक है। और सोशल यानी मेरे पास कितना सपोर्ट है। अब इसका एग्जाम्पल आप एग्जाम से ही ले सकते हो। इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम आप जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम से लो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाता है। अब एग्जाम से एग्जाम्पल लूँ तो मेरी मेंटल स्टेट मुझे समझ में बहुत ईजिली आ जाता है, मुझे याद बहुत जल्दी होता है, तो स्ट्रेस कम होगा। फिजिकल स्टेट कि मैं 12 घंटे तक पढ़ सकती हूँ, दैट इज मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ। देन पर्सनल स्ट्रेंथ कि मेरे पास सारे रिसोर्सेज है, नोट्स है, तो मेरे पर्सनल हो गए। सोशल यानी कि मुझे मम्मी सपोर्ट कर रही है, ठीक है, कोई काम नहीं करना पड़ रहा मुझे टीचर सपोर्ट कर रहा है, तो मैं सोशल हो गई। अगर ये सारी चीज़ें होगी ना, मतलब पॉजिटिवली होगी इनके पास, तो क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा। इसकी वजह से हमारे कॉग्निटिव, बिहेवियर, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होता है। अभी रिस्पॉन्सेज हमने पढ़े बिहेवियर, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल। अब इसके अंदर कौन कौन से रिस्पॉन्सेज होते हैं, देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फैक्टर्स, उसके बाद रिस्पॉन्सेज देखेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले पास्ट एक्सपीरियंस। अगर आपने एग्जाम है, एक तो सपोज आपके एग्जाम है, ठीक है, तो आपने ऑलरेडी ऐसा स्ट्रेस हो चुका है, तो वो तो आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे, इतना ज़्यादा हाई लेवल पर स्ट्रेस नहीं लोगे। और सपोज आपको एक नई सिचुएशन दे दी कि आपको स्टेज पे जाकर किसी के सामने पूरी स्पीच देनी है, आपने आप उस स्ट्रेस को कभी लिया ही नहीं, उस सिचुएशन के अंदर आप कभी आए नहीं हो, तो आपका स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा होगा। तो दो चीज़ें होगी, पास्ट एक्सपीरियंस। देन अगर आपको लग रहा है कि यार मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, अगर मुझे स्टेज फियर नहीं और मुझे वहाँ पे भेज दिया स्टेज पर, तो मुझे कंट्रोल है मेरे पास कि मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं आराम से बोल सकती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे स्टेज फियर है या फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी उस सिचुएशन को, तो क्या होगा, मेरा स्ट्रेस ज़्यादा होगा। अगर वो कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशन तो लेस स्ट्रेस होगा, उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एफिकेसी है, और तो क्या होगा, लेस स्ट्रेस होगा। अब स्ट्रेस का एक्सपीरियंस और आउटकम इंडिविजुअल्स के अंदर वेरी करता है, ठीक है। इसके अंदर
सारी एनवायरमेंटल और पर्सनल इवेंट्स भी आते हैं जो एक इंसान का वेलबींग थ्रेटन करे। मतलब अगर आपको एनवायरमेंट से ऐसे कोई स्टिमुलाई मिल रही है जिससे आपका वेलबींग, आपकी जो मेंटल स्टेट है वो क्या हो, थ्रेटन हो, तो वो स्ट्रेस इंक्लूड करेगा। आपके पर्सनल इवेंट लाइफ में ऐसे कुछ हो गया जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो वो भी स्ट्रेस को लाएगा। अब स्ट्रेस देखो, एक तो होता है इंटरनल कि यार मैं थक चुकी हूँ, मैं पढ़ ही नहीं सकती, अब मैं थक चुकी हूँ, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, तो हो गया साइकोलॉजिकल। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, कोई फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि मैं यार नहीं पढ़ सकती, मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ, अब बस हो गया। और एक होता है स्ट्रेसर्स एक्सटर्नल। तो स्ट्रेस एक्सटर्नल में क्या होगा कि यार मुझे एनवायरनमेंट से कोई स्ट्रेस मिला, ठीक है, मुझे सोशली मेरी जो लाइफ है उससे कोई स्ट्रेस मिला। एनवायरनमेंट से कैसे हो सकता है, कई बार होता है कि यार बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है ना, तो लोग स्ट्रेस हो जाते हैं। क्यों होता है यार कि सुबह से रात तक इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं तो कुछ फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ, कुछ शांति मिल ही नहीं रही मुझे, तो वो दिन भर हो रहा है। एंड देन सोशली भी यार कई बार फ्रेंड्स बोल देते हैं यार तूने तो कुछ किया ही नहीं, तू तो हमारे लायक ही नहीं, तो फ्रेंड्स छोड़ के चले जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, सोशल स्ट्रेस होता है। सोशल इवेंट्स की वजह से हमें क्या होता है, स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस के रिएक्शन देते हैं, तो कुछ 4 रिएक्शन होते हैं, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। फिजियोलॉजिकल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अराउजल लिया। अब इसके अंदर हाइपोथैलेमस यानी कि एक आप देख सकते हो बायोलॉजिकली थोड़ा आ जाएगा इसके अंदर। हाइपोथैलेमस क्या होता है, एक आप बोल सकते हो एक सिस्टम होता है जिसके अंदर जब भी कोई स्ट्रेस होता है ना, तो हम 2 चीजें एक्टिवेट करते हैं। एक तो होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जिसके अंदर एड्रेनलिन ग्लैंड्स। अब यहाँ पे आपने बहुत बार सुना होगा एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन सीकर, जिन्हें क्या होता है एडवेंचर काफी पसंद है। स्ट्रेस ज्यादा, मतलब एडवेंचर की वजह से उन्हें थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है पर उन्हें काफी ज्यादा मजा आता है। और एड्रेनलिन ग्लैंड क्या करती है, एफिनेफ्रिन एंड एफिनेफ्रिन रिलीज करती है, जिसकी वजह से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आता है। अब फाइट और फ्लाइट क्या है कि या तो मैं लड़ूंगी या फिर मैं भाग जाऊंगी, ये 2 रिस्पॉन्स होता है। अब एग्जाम से लेते हैं, ठीक है, तो एग्जाम में आपको एड्रेनलिन ग्लैंड सपोज ऐसा हुआ कि उसने रिलीज किया और आपको यार कि हाँ आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, तो आप क्या करोगे, या तो उस फाइट करोगे या तैयारी करोगे, या फिर मैं बोलूंगी यार मैं छुट्टी नहीं लूंगी, ठीक है, मैं छुट्टी ले लूंगी तो मैं फ्लाइट कर दूंगी। अब एग्जाम्पल एक और लेते हैं कि सपोज आपके सामने कोई ऐसा जानवर आ गया, फिर आप जंगल में हो, ठीक है, और अचानक से कोई जानवर आ गया, तो या तो आप उसको फाइट करोगे या फिर उससे फ्लाइट हो जाओगे, यानी भाग जाओगे। तो ये 2 चीजें होती हैं। अब सेकंड जो सिस्टम आता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो कॉर्टिसोल रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर थोड़े टाइम के लिए हो रहा है तो ठीक है, पर ज्यादा लंबे टाइम के लिए क्या होता है, वियर एंड टियर कॉज हो जाता है। अब सेकंड बात करते हैं इमोशनल रिएक्शन की। अगर आपके ऊपर कोई भी स्ट्रेस आया तो आपको क्या होगा, सबसे पहले तो डर लगेगा, एंजाइटी फील होगी, ठीक है, फिर आपको गुस्सा भी आएगा। कई बार ऐसा कुछ स्ट्रेस आ जाता है कि आपको गुस्सा आ जाता है कि यार मेरे दोस्त मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो स्ट्रेस ही हुआ जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। कई बार हो जाता है कि आपकी इंसल्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको एम्बेरसमेंट फील होता है, वो भी एक स्ट्रेस हुआ, ठीक है। कई बार आप डिनाई करने लग जाते हो कि यार ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, सपोज किसी को कोई बीमारी होगी तो वो डिनाई करने लग जाएगा कि ऐसा नहीं हो सकता। कई बार कुछ लाइफ में ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से आप इतने ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हो कि वो डिप्रेशन बन जाता है। तो ये सब क्या होता है, इमोशनल रिएक्शन होते हैं स्ट्रेस। अब बिहेवियर रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत से रिस्पॉन्सेज होते हैं, बट हम बेसिकली क्या करेंगे, फ्लाइट और फाइट करेंगे। फाइट यानी कि मैं स्ट्रेसेस को कन्फ्रंट करूंगा, यानी कि उससे लड़ूंगा। फ्लाइट यानी कि मैं भाग जाऊंगा। अब कॉग्निटिव की बात करें तो कॉग्निटिव के अंदर क्या होता है कि यार मैं अपने दिमाग से सोचूंगा कि यार हार्म कितनी है, थ्रेट कितना है, ये क्यों हो रहा है, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, और मैं उसके बारे में सोच के इतना परेशान हो जाऊंगा, ठीक है। पर इसके अंदर आप देखोगे कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती है कि यार ना मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसके बारे में बार बार सोच रहा हूँ, मैं बार बार उसी के बारे में सोच जा रहा हूँ, ठीक है, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, वो सब आ जाएंगे कॉग्निटिव के अंदर। अब हम बात करें डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। अब अगर मैं बोलूँ कि स्ट्रेस बहुत ही कम है यार, मतलब सिर्फ एग्जाम है, सिर्फ एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका क्लास टेस्ट है तो इंटेंसिटी कम हुई। सेकंड आप एग्जाम्पल लेते हैं कि यार ईयरली एग्जाम, बोर्ड एग्जाम है तो स्ट्रेस ज्यादा हुआ, इंटेंसिटी ज्यादा हुई। अब मैं बोलूँ यार कि सिर्फ एग्जाम होगी, वहां पे उस टाइम तक रहेगा स्ट्रेस, उसके बाद खत्म हो जाएगा, शॉर्ट टर्म हुआ। अब मैं बोलूँ यार किसी की डेथ हो गई तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हो गया, ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। अब मैं बोलूँ यार कि बहुत सिंपल स्ट्रेस है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस है ही नहीं, मतलब सिंपल सा हुआ कि आपको सिंपल सा देख लो कि आपको एक फाइल बना कर रखनी है, वो सिंपल स्ट्रेस है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कम होने की वजह से स्ट्रेस कम होगा, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो ज्यादा स्ट्रेस होगा। अब प्रेडिक्टेबिलिटी, यार कि मुझे पता है, सपोज मुझे पता है कि 4 तारीख को मुझे फाइल सबमिट करनी है, तो क्या होगा,
वो एक्सपेक्टेड स्ट्रेस होगा, प्रेडिक्टेबल स्ट्रेस होगा कि मुझे पता है कि यार होने वाला है, तो स्ट्रेस कम होगा। पर अगर मुझे अचानक से पता चले सरप्राइज स्ट्रेस है तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा, तो अनएक्सेप्टेड स्ट्रेस होगा। अब ज़्यादा लंबा, ठीक है, ज़्यादा लंबा और ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और अनप्लान्ड स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, अनप्रेडिक्टेड स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, ज़्यादा नेगेटिव आउटकम्स आते हैं। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो जो लोगों के पास हेल्थ अच्छी नहीं होती तो उसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रेस होता है उन्हें। सेकेंड, अगर उनकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं होती, उनका टेम्परमेंट अच्छा नहीं होता तो भी क्या होता है, उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस होता है। कई बार होता है कि यार टेम्परमेंट अच्छा नहीं है, मैं जल्दी से गुस्सा हो जाती हूँ। कुछ लोगों का कुछ भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ लोगों को बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। तो उसके जिनको ज़्यादा जल्दी फर्क पड़ता है ना, उससे उसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेस होता है। देन कई बार होता है कि यार कल्चर की वजह से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब अगर शहर के इंसान को आप गाँव में भेजोगे ना तो उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, और सेम आप उल्टा भी ऐसे ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास सब कुछ न्यू आ जाएगा, ठीक है, और कई बार मीनिंग चेंज हो जाते हैं वर्ड्स के। कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वहाँ पे तो आराम से बोलचाल में है, फिर यहाँ पे नहीं होते, तो चेंज हो जाता है कल्चर की वजह से। और कई बार मेरे पास रिसोर्सेज होते हैं कि यार मैं कोप कर सकता हूँ, कई बार नहीं होते, मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता कई बार। तो ये क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं स्ट्रेस के अंदर, जो क्या आता है, किसके अंदर, किसकी वजह से आता है, इंडिविजुअल की वजह से आता है। अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग होते हैं। आप देखो ये वाली, आप देख लो ये पूरा आप चार्ट देखो। सबसे पहले रिसोर्सेज की हमने बात की, कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं। अब सेकेंड हमने बात की कितना, मतलब कैसे इंटेंसिटी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना ड्यूरेशन, ये सब हमने बात की। और स्ट्रेसेस कैसे होता है, सोशल स्ट्रेसर, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसर, ये हमने बात की। अब यहाँ पे पर्सनल की कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चर की हमने बात की, ठीक है। और अब हमने क्या बात की कि कैसे रिस्पॉन्सेज होते हैं, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी। और ये किसने दी थी, वापस बताना, लेजरस ने दी थी। किसने दी थी, लेजरस ने। अब बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस के ना बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि यार हमारी पर्सनालिटी कैसी है। हमने पढ़ा ना चैप्टर 2 के अंदर पर्सनालिटी क्या होती है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है, हम कौन से कल्चर के अंदर है, और हर इंसान के पास अलग अलग अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। पर ये कॉमनली आप देख सकते हो, मतलब ऐसे तो होता है कि यार किसको ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, फॉर्म अलग अलग हो जाता है, किसी को एग्रेशन होता है, कोई शांति से बैठ जाता है। तो क्या होता है, अलग अलग साइंस होते हैं स्ट्रेस के। और स्ट्रेस के अंदर सिम्टम्स होते हैं फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल। अब फिजिकल क्या होता है कि यार मैं थक जाती हूँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में। इमोशनल यानी कि मुझे डिप्रेशन वैसे फीलिंग आती है, एंजाइटी की फीलिंग होती है। देन बिहेवियर मैं फाइट या फ्लाइट करती हूँ, कई बार मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं होता, मैं रूड बन जाती हूँ। ये सब क्या होता है, स्ट्रेस के सिम्टम्स होते हैं। 3 होते हैं, फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियर। अगर इसको सही नहीं आपने रिजॉल्व किया तो क्या होगा, बहुत लंबे टाइम के लिए इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। अब कितने टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं, सबसे पहले फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, सेकंड इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, थर्ड वन इज सोशल स्ट्रेस। अब देखो फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है कि मेरी फिजिकल क्वालिटी, मतलब मेरी जो बॉडी है वो इतनी अच्छी नहीं है, मेरे पास डाइट इतनी अच्छी नहीं है, मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही हूँ मैं, इंजरी हो जाती है, मैं सो नहीं पाती, या फिर मैं ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, मेरी फिजिकली कुछ होने की वजह से, बॉडी की वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है। एनवायरनमेंट की यानी मेरे एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसे चल रहा है जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। जैसे सपोज कहीं पे आपने देखा होगा अहमदाबाद प्लेन क्रैश के अंदर एक आदमी है ना बच गया था जिंदा, तो उसको एक ऐसा स्ट्रेसर हो गया यार कि उसने क्या देख लिया, वो एकदम शॉक में था। तो कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स की वजह से भी स्ट्रेस होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसके अंदर क्या आ जाएंगे कि यार मेरे सराउंडिंग में क्या चल रहा है। अगर मेरे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से स्ट्रेस होता है। तो आप देखोगे जो गाँव में होता है ना, जो एकदम गांव में लोग रहेंगे उनको कम स्ट्रेस होता है एज कम्पेयर टू द सिटी पीपल, ठीक है। और जो कई बार होता है कि नॉइस की वजह से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की बात करूँ तो ये क्या होता है, इंटरनल होता है। साइकोलॉजी बाहर से तो नहीं होगी, इंटरनली हमारे अंदर ही होती है। तो इंटरनली जनरेटेड स्ट्रेस होता है। इसके अंदर क्या होता है, कभी वरी होती है, कभी मुझे डर लगने लग जाता है, कभी मैं जो डिप्रेशन में आ जाती हूँ, कभी मुझे एंजाइटी होती है। तो ये क्या है, मैं सिम्टम्स भी कॉजेस भी, मतलब स्ट्रेस की वजह से भी होता है, ये वरी होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन, और स्ट्रेस होने की वजह भी यही है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे क्यों होता है मुझे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, सबसे पहले तो यार कि मैं ना कुछ करना चाहती हूँ, ठीक है, पर मुझे कोई करने नहीं दे रहा। सपोज मैं मार्क्स लाना चाहती हूँ पर मैं मार्क्स ला नहीं पा रही, तो क्या होगा, मुझे फ्रस्ट्रेशन होगा, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या होगी, अगर यार मुझे ना सपोज
मुझे है ना पॉलिटिकल भी करनी है, पॉलिटिकल भी पढ़नी है और मुझे साइकोलॉजी भी पढ़नी है, तो क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। या फिर एक एग्जाम्पल हो सकता है कि मुझे है ना बाहर जाना है, मुझे बाहर जाकर घूमना है, पर मुझे कल पता है कि मुझे कल टेस्ट है, तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो ये क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी क्या होता है, स्ट्रेस होता है। देन इंटरनल प्रेशर, यानी कि मुझे तो यार करना ही है, मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे 100 में से 100 लानी है, तो उसकी वजह से अगर मैं नहीं ला पा रही या फिर कुछ हो रहा है, अगर मैं उसकी तैयारी करूँ ना तो भी मुझे स्ट्रेस होगा। अब कई बार सोसाइटी भी एक्सपेक्ट करती है हमसे, हमारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि यार तुम्हें ये करना है, तुम्हें ना सपोज 12th के अंदर 95 से अबव लाना है, तो क्या होगा, मैं सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी मुझे स्ट्रेस होगा। अब सोशल स्ट्रेस की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन की वजह से मुझे स्ट्रेस होता है। ध्यान रखना, सोशल प्रेशर यानी कि सोसाइटी की डिमांड्स की वजह से होता है। अब सोशल स्ट्रेस के अंदर क्या होता है, मुझे कोई ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है। अगर मेरा कोई फैमिली के अंदर कोई मर गया, ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। और कई बार होता है कि स्ट्रेस अलग अलग डिपेंड करता है कि अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे बाहर जाने में स्ट्रेस होगा, और क्या अगर मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ तो मुझे घर पे रहने में स्ट्रेस होगा। तो अलग अलग तरह के स्ट्रेस होते हैं। अब देखो कि जो सोर्सेस क्या है स्ट्रेस के, सबसे पहले आता है लाइफ इवेंट्स के अंदर क्या होता है, कई बार होता है कि मैंने आपको डेथ का एग्जांपल दिया था, तो कई बार क्या होता है कि किसी का डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से स्ट्रेस होता है। कई बार क्या होता है, बर्थ हो जाता है किसी का, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है कि यार मुझे अब रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, तो ये भी स्ट्रेस होता है। और कई बार होता है कि यार सपोज किसी की रिलेशनशिप चल रही है तो ब्रेकअप हो गया, उसकी वजह से स्ट्रेस होगा। किसी का फ्रेंड अलग जा रहा है, दूसरे देश में जा रहा है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस होगा। तो उसकी वजह से हमारा रूटीन को डिस्टर्ब कर देते हैं और इसकी वजह से स्ट्रेस होता है। अब बहुत बहुत मतलब एक ही छोटे टाइम में, सिर्फ 10 दिन के अंदर, सपोज एग्जांपल लेते हैं, 10 दिन के अंदर 20 घटनाएं हो गई मेरे साथ, ठीक है। मैंने मेरी फैमिली का मेंबर चला गया, मेरे दोस्त चला गया मेरे से, ठीक है, मुझे अकेले रहना है अब, तो उसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रेस का हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस होगा मुझे। अब सेकेंड चीज़ आती है डेली हजल्स क्या होती है कि मेरे पास डेली ही मुझे क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, ड्यूटीज़ करनी है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, या फिर मेरे साथ डेली ही कोई ना कोई मुझे स्ट्रेसेस दे रहा है। सपोज कई बार मैं ऐसे जगह पर लोग रहते हैं जहाँ पे हर दिन मतलब हर रोज़ हर टाइम नॉइजी होता है, ट्रैफिक रहता है, पानी की शॉर्टेज होती है, लोग जो पड़ोसी है वो परेशान करते हैं। तो और कई बार आप देखोगे जो आपकी मम्मी होती है या फिर कोई भी जो हाउसवाइफ है, आप देख सकते हो होम मेकर है, तो वो हर दिन मतलब स्ट्रेस में रहती है, क्योंकि उनके हर दिन कुछ ना कुछ हजल्स रहती है, यानी कि उन्हें कई बार कुछ अचानक से काम आ जाता है, उन्हें करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग इतनी अच्छी नहीं होती। ज़्यादातर अगर आप जहाँ पे फ्रीक्वेंटली आपको हेजल्स का सामना करना होता है जहाँ पे हाई स्ट्रेस होता है। थर्ड इज ट्रॉमेटिक इवेंट्स, यानी कि कोई ऐसी घटना मैंने देख ली तो उसकी वजह से क्या होगा, मुझे एंग्जाइटी होगी। और याद रखना ये घटनाओं, जैसे मैंने आपको अहमदाबाद प्लेन क्रैश का एग्जांपल दिया था क्योंकि बहुत रिसेंट है वो, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो आदमी बाहर आता है तो उसके एक साथ में एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन हुई है, तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा ऑब्वियसली। और ये स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि यार अचानक से आ जाएगा, ये धीरे धीरे पूरा उसका चलता रहेगा, उसको फ्लैशबैक में दिखेगा, वो नींद में सोएगा तो उसको अचानक से सपने से उठ जाएगा कि ऐसा ना हो जाए, तो प्लेन से डरेगा, ठीक है, ट्रॉमा हो जाएगा उसके अंदर। तो ये सब क्या होता है, स्ट्रेस होता है, और उसको साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए होती है अगर बहुत टाइम तक ये चल रहे हैं तो। अब यहाँ पे कई बार होता है कि यार किसी ने बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन देख ली हो, बस कि किसी ने रोड एक्सीडेंट देख लिया, किसी ने रॉबरी होते हुए देख लिया, ठीक है, चोरी होते हुए देख लिया, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि ऐसे एक आपको एक बॉक्स में दे रखा है कि लाइफ इवेंट मेजर ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो लाइफ इवेंट मेजर ऑफ स्ट्रेस ये कैसे दी थी, हॉर्न्स एंड रेही ने दी थी, इन्होंने लाइफ इवेंट स्केल में बनाई थी। और इंडियन अडेप्शन किसने किया है, सिंह कौर एंड कौर ने किया है, ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे स्ट्रेसफुल सिचुएशन कितनी है और आपको स्कोर करना होता है कि यार कितनी लेवल पर आपको स्ट्रेस रखना है, मतलब कितने रेटिंग देनी है कौन कौन से स्ट्रेस पर, ठीक है। सेल्फ रेटिंग क्वेश्चन है 51 लाइफ चेंजेस के अंदर दे रखा है, और हर एक चीज़ के अंदर आपको स्कोर दे रखा है, तो आपको उससे क्या करना है, स्कोर मेजर करना है। अब ये आपको सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, आपको याद नहीं करना बट आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स दोनों ही स्ट्रेसफुल होते हैं। अब इसको हम देखेंगे पॉजिटिव इवेंट्स की वजह से भी स्ट्रेस होता है, मतलब अगर सपोज आपके टेस्ट में ना 100 में से 100 आ गए, ठीक है, तो अब आपसे एक्सपेक्टेशन है कि यार मुझे नेक्स्ट टाइम भी इतने ही लाने हैं, तो क्या होगा, उसी वजह से भी स्ट्रेस होगा। पॉजिटिव है, अगर किसी की डेथ होगी तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों ही स्ट्रेसफुल रहते हैं। और स्ट्रेस का जो स्कोर है हम कैसे देखते हैं, दोनों का वेटेड सम करते हैं। अभी वेटेड सम इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है, थोड़ा मैथ्स के अंदर आ जाता है, तो हम उसको अभी अकाउंट में नहीं लेंगे। और अगर
अगर विदाउट एनी इलनेस आपकी क्या होगा, अगर आप एकदम फिट हो तो क्या होगा, आपका मीन स्कोर कितना होगा, 2 होगा। अगर आपका लाइफ इवेंट्स और इलनेस के बीच में क्या है, अगर भले कुछ लाइफ में कुछ भी हो गया, मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा, मुझे कोई इलनेस नहीं हो रही, तो वीक एसोसिएशन है मेरा, और ज़्यादा है तो एसोसिएशन अच्छा है। इम्पैक्ट वेरी करता है, मतलब अगर मैं पहली बार देखा हूँ, जैसे मैंने बोला ना, पास्ट एक्सपीरियंसेस कितने हैं, कंट्रोलेबिलिटी कितनी है, सपोर्ट कितना है, कितना ड्यूरेशन का है, इसकी वजह से स्ट्रेस का जो इफेक्ट है वो वेरी करता है। अब इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ, यानी कि मेरे स्ट्रेस का क्या इफेक्ट आया मेरे साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और मेरी हेल्थ पर। सबसे पहले इमोशनल इफेक्ट। इमोशनल इफेक्ट क्या है कि यार मेरे मतलब मेरे इमोशंस के अंदर क्या है, कई बार देखोगे यार बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ इफेक्ट होता है, उनको कुछ स्ट्रेस मिलता है तो वो यार अलग बिहेवियर शो करने लगते हैं, ठीक है, उन्हें मूड स्विंग्स होने लगते हैं, वो कोई अच्छे से किसी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हो पाते उनके, ठीक है, वो खराब हो जाते हैं, और उनका क्या है, कॉन्फिडेंस कम होता है, कई बार उनकी उसकी वजह से क्या होता है, जो सीरियस एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है वो आ जाती है उन्हें। अब इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, आपकी एंजाइटी आ जाएगी, आपके डिप्रेशन आ जाते हैं। अब एग्जामिनेशन एंजाइटी की बात करें तो एग्जामिनेशन एंजाइटी आपको खुद को पता होगी क्या होती है, कि एग्जाम से पहले, एग्जाम के टाइम या एग्जाम के बाद में एंजाइटी होना, ठीक है, और कई बार होती है कि अच्छी भी होती है, कई बार बुरी भी होती है। क्यों? क्योंकि कई बार लोगों की प्रिपरेशन अच्छी होती है, कंसंट्रेशन अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छे है, और ये जो एग्जामिनेशन एंजाइटी है वो इन सबको इफेक्ट करती है। कैसे प्रिपरेशन आप करोगे वो भी एग्जामिनेशन एंजाइटी पर डिपेंड करता है, कैसे कंसंट्रेशन आपका एग्जाम के टाइम वो भी एग्जामिनेशन एंजाइटी पर डिपेंड करता है, और कैसे आप परफॉर्म करते हो वो भी एग्जामिनेशन एंजाइटी पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि यार बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कुछ लोगों को सब कुछ आता है पर फिर भी अच्छे से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें एग्जामिनेशन एंजाइटी है। अब ज़्यादातर लोग कवर कर लेते हैं, मतलब इसको कोप कर लेते हैं, बट कई बार होता है कि वो कोप नहीं कर पाते, तो उनके अंदर हेल्पलेसनेस, ठीक है, स्टीम जो सेल्फ स्टीम उसके लॉस हो जाता है, नेगेटिव सेल्फ सेंटर्ड थॉट्स आ जाते हैं, अटेंशन नहीं दे पाते। तो उसके अंदर सबसे पहले रिकमेंडेशन क्या है कि आपको स्टडी करनी होगी, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को आइडेंटिफाई करो, और एग्जाम के टाइम पर क्या हो, काम बिहेवियर शो करो, इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस के अंदर मत आओ। अब देन आता है हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होगा, मैंने अभी पढ़ा है आपको, एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल रिलीज होगा, जिसकी वजह से आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर पाओगे। और अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, पर लंबे टाइम तक ये हो गया तो आपकी क्या होगी, वियर एंड टियर कॉज होगा, ठीक है, और इसके अंदर एफिनेफ्रिन एंड नियोनेफ्रिन जो हमने पहले पढ़ा वो होगा। और क्योंकि आप देखोगे एनर्जी तो लिमिटेड है आपकी बॉडी के अंदर, तो एक जगह जाएगी तो दूसरी जगह कम होगी, तो आपकी डाइजेशन के अंदर कम होती है, और क्या होती है, एनर्जी प्रोवाइड बाकी बॉडी को होती है। एयर जो पैसेज है वो एक्सपेंड होता है, और जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रक्ट होते हैं, यानी कम हो जाते हैं। देन कॉग्निटिव इफेक्ट्स। कॉग्निटिव इफेक्ट्स क्या होंगे यार, कि मेरे दिमाग के अंदर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया है, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ करना है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ करना है, तो क्या होगा, मेंटल ओवरलोड होगा, मैं डिसीजन नहीं अच्छे से नहीं ले पाऊंगी, और कई बार होता है कि मैं अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते, तो उसकी वजह से नेगेटिव आउटकम्स भी होते हैं, अच्छा सा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी कम भी हो जाती है मेरी, कि यार मैं अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। अब बिहेवियर इफेक्ट्स के अंदर क्या होता है, बिहेवियर इफेक्ट्स के अंदर कि यार मैं अच्छे से डाइट फॉलो नहीं कर पा रही। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि स्ट्रेस में आते ही वो है ना क्या करते हैं, अच्छी डाइट नहीं लेते, खाना ही नहीं खाते, सिर्फ कॉफ़ी लेते रहते हैं, या फिर चाय लेते रहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ अलग चीज़ लेते रहते हैं, ताकि उन्हें क्या हो, स्ट्रेस से कम हो। कई बार वो अल्कोहल पर आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैंक्विलाइजर, यानी कि जो ड्रग पर आ जाते हैं, ठीक है, ये एडिक्टिव होते हैं, कंसंट्रेशन का लॉस होता है। पहले तो आपको लगेगा यार कि ठीक है मैं अच्छे से मजे कर रहा हूँ, पर धीरे धीरे क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन कम होगी, हेल्थ कम होगी, कई बार आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन कम होगा, डिजीनेस यानी एकदम आप गिर जाओगे। बहुत लोगों को आपने देखा होगा शराब पीने के बाद नाले के पास पड़े रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर डिस्टर्ब स्लीप होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसोमिया, ठीक है, ये एक और बीमारी है जो हो जाती है इसकी वजह से अपसेंटिज्म, यानी कि आप वहाँ पे फिजिकली तो प्रेजेंट हो पर आपका मेंटल जो है ना दिमाग वो कहीं और चल रहा है, ठीक है, और वर्क परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं होगी इसके अंदर। अब मैं बात करूँ स्ट्रेस एंड हेल्थ की, तो स्ट्रेस
आपने बहुत बार देखा होगा कि जब कोई एग्जाम होती है ना तो बहुत सारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि वो स्ट्रेस की वजह से होता है। कई बार आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर हैप्पीनेस नहीं होती तो आप ज़्यादातर बीमार पड़ते हो। मतलब बार बार बीमारी का कारण भी क्या है? स्ट्रेस ही होता है। और अगर बहुत टाइम तक ये बीमारी चले तो क्या होगा? हम क्यों होती है इस बहुत टाइम तक? क्योंकि हम अपनी सेल्फ केयर को निगलेक्ट करें। अब सेल्फ केयर के अंदर एक तो आ जाती है आपकी हेल्थ के बारे में, एक आपकी आ जाती है साइकोलॉजी के बारे में, यानी कि आपके मेंटल स्टेट के बारे में। ये दोनों ही आ जाती हैं। अब सबसे ज़्यादा मतलब लंबे टाइम तक हो तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी डाउन होगी और आपकी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग भी डाउन ही जाएगी, जिसकी वजह से एग्जॉशन होगा और आपका जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर भी चेंज आएगा। उसके अंदर भी क्या होगा? आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे, आप पॉजिटिवली ग्रोथ नहीं कर पाओगे। और इसके अंदर क्या होगा? फिजिकल एग्जॉशन भी होगी, यानी कि मैं दिन भर बस थका हुआ महसूस करूँ। क्यों? क्योंकि मुझे स्ट्रेस है। दैट्स वाई आई एम फीलिंग कि मैं पूरे दिन थकी हुई रहती हूँ, भले मैं कोई काम नहीं करती, मैं पूरे दिन वीक फील करती हूँ, मेरे पास एनर्जी ही नहीं रहती, मैं इरिटेट हो जाती हूँ, ठीक है, मुझे एंजाइटी होती है, मैं अपने ऐसे महसूस करती हूँ कि मुझे यार कोई हेल्प ही नहीं करने वाला, मैं कुछ काम की ही नहीं हूँ, मैं होप ही नहीं है मेरे पास। और अगर ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है ना तो आप क्या हो रहा है? आपको बर्नआउट हो रहा है आपका, ठीक है। और इसके अंदर इम्यून सिस्टम के अंदर भी क्या होता है? इम्यून सिस्टम भी आपका कमजोर होने लगता है धीरे धीरे। इसकी वजह से आपको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है और जो साइकोमेटिक क्या होते हैं? डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जिसके अंदर अल्सर्स आ जाएगा, ठीक है, अस्थमा आ जाएगा, एलर्जीज एंड हेडेक आ जाएंगे। ज़्यादातर जो इलनेस होती है वो किसकी वजह से होती है? स्ट्रेस की वजह से होती है। और ज़्यादातर जो डॉक्टर के हम विजिट करते हैं ना वो भी किसकी वजह से करते हैं? स्ट्रेस की वजह से ही करते हैं। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है जनरल अडैप्शन सिंड्रोम, और ये किसने दिया? हेंसिले ने। अभी हेंसिले कौन थे? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस। इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए कि नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है कोई भी स्ट्रेस से, तो उन्होंने क्या दिया था? जनरल अडैप्शन सिंड्रोम दिया था, जिसके अंदर 3 स्टेजेस बताए थे। अभी कैसे बताए थे? एक्सपेरिमेंट करने पर किसके ऊपर किए थे? एनिमल्स के ऊपर किए थे, और साथ में क्या किए थे? जो बीमार जो लोग थे उनके ऊपर भी किए थे। सबसे पहले आता है अलार्म रिएक्शन, यानी कि अगर मुझे कोई स्ट्रेस होगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी? यार अलार्म हो जाऊंगी, मैं अप्रेजल दूंगी, उसको कोप करने की कोशिश करूंगी, फाइट करूंगी या फ्लाइट करूंगी, जिसके अंदर मैं एड्रेनलिन और पिट्यूटरी और कॉर्टेक्स सिस्टम को एक्टिवेट करूंगी। ये हमने पढ़ा रखा है क्या होता है, उसको एक्टिवेट करूंगी, मैं उसको रेजिस्ट करूंगी। अब जो सेकंड स्टेज आ जाती है वो रेजिस्ट करने के आते हैं। अगर स्ट्रेस बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए तो आपको एड्रेनलिन अच्छा है, ठीक है, बॉडी फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स हमारी अच्छा है, पर लंबे टाइम के लिए चल रहा है तो क्या होगा? हमारा नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा, नर्वस सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा। क्योंकि आप देखो बहुत लंबे टाइम तक अगर आपको एक ही स्ट्रेस मिल रहा है तो आप उसे हार मान जाओगे धीरे धीरे, ठीक है, तो आपको ऐसे कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं होगा, ठीक है। सपोज आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपको अल्कोहल लेते हो ना, तो पहले तो क्या होता है? बॉडी अलार्म रिएक्शन देती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है? बॉडी उसकी आदत बना लेती है, रजिस्ट कर लेती है उसे, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस क्या करता है? नर्वस सिस्टम को टेक ओवर कर लेता है और एफर्ट्स लगाता है कि आप जो थ्रेट है उससे क्या करें? हम कोप अप करने की कोशिश करें। पर अगर बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है तो क्या होगा? बॉडी के पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है, तो फिजियोलॉजिकल सिस्टम फेल हो जाएगा और आप क्या करोगे? उसके आदत पड़ जाओगे और आप उसको बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करोगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई होता है ना, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, यार चूहा होता है ना तो उसके ऊपर क्या करते हैं? हम इंजेक्शन लाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अलार्म रिएक्शन शो करेगा, फिर रेजिस्टेंस शो करेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा? वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो वो कुछ भी रिएक्शन शो ही नहीं करेगा। और इंसानों के अंदर ही कई सारे स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, डिजीजेस होते हैं, जैसे हाई बीपी, ये किसकी वजह से होती है? स्ट्रेस की वजह से होती है। और इसके अंदर क्या होता है? लिमिटेड रोल होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का, लिमिटेड ही रोल होता है, ठीक है। ज़्यादातर किसकी वजह से होगा? क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, वो स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, और बहुत लंबे टाइम तक ये चल रहा है। अभी आप देखोगे कि जो पर्सनालिटी है, जो बायोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि आपकी जेनेटिक्स कैसी है, वो भी आपके स्ट्रेस को डिटरमाइन करती है। अब इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन इम्यून सिस्टम, कि इम्यून सिस्टम पर क्या होता है? इम्यून सिस्टम बॉडी को एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स दोनों से ही गार्ड करता है। मतलब एक्सटर्नल क्या हो गए कि जो आपके बाहर से आपको कोई स्ट्रेस मिल रहा है तो उससे भी गार्ड करेगा, और जो इंटरनल हो गया यानी कि आपके जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है उससे भी गार्ड करेगा इम्यून सिस्टम। अब इसके जो फील्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? साइकोन्यूमरोलॉजी, ठीक है। और ये माइंड, ब्रेन और इम्यून सिस्टम इन तीनों को आपस में कनेक्ट करती है। और इसके अंदर देखो WBC,
ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, अगर आपके कोई भी जैसे एंटीजेंस हम क्या बोलते हैं, जो भी आपके आउटसाइड मतलब सपोज वायरस आ गए, बैक्टीरिया आ गए, तो उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। कौन करता है, WBC, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। अब इसके अंदर मेन सेल्स कौन सा होता है, T सेल, जो कोई भी आपके बॉडी के अंदर इन्वेड कर रहा है, ठीक है, कोई भी जर्म हो गया को वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। T हेल्पर सेल जो इम्यूनिटी इंक्रीज करते हैं, और ये HIV एड्स को भी, मतलब HIV जो बीमारी होती है जिसकी वजह से एड्स होती है, उसको भी टारगेट करते हैं। अब B सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और नेचुरल किलर सेल्स वायरस और ट्यूमर्स को जो कैंसर के अंदर होता है उसको भी क्या करते हैं, फाइट करते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है, स्ट्रेस का नेचुरल किलर सेल कम होते हैं, ठीक है, साइकोटॉक्सिटी होती है, और अगर आप देखोगे सोशल सपोर्ट आपको मिल जाता है तो क्या होता है, आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है। अगर आपको सोशल सपोर्ट नहीं मिल रहा तो हेल्थ ज़्यादा इंपैक्ट होगी स्ट्रेस की वजह से। नेगेटिव इमोशंस है तो क्या होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे, और जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी और ज़्यादा कम होती जाएगी आपकी। अब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस किसकी वजह से होता है, डिप्रेशन हो गया, मतलब मुझे मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो गया, ठीक है, और मुझे गुस्सा आ रहा है अब, ठीक है, गुस्से की वजह से भी साइकोलॉजिकल हेल्थ क्या होती है, डाउन जाती है। अगर बहुत लंबे टाइम तक होगा तो क्या होगा, पैनिक अटैक्स आ जाएंगे, ऑब्सेसिव बिहेवियर, यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि एक इंसान है ना, किसी भी चीज़ को टच करेगा वो वापस हाथ धोएगा, तो क्या होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है उससे। तो ये सारी चीज़ें होती है। पैनिक अटैक्स तो आपके सीरियल्स में भी आजकल दिखाते हैं कि यार होता था। अब मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं यार, कि इतना जल्दी मूड चेंज होता है ना, मतलब सपोज एक इंसान आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, फिर अचानक से उसका मूड चेंज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रेस उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। कई बार फोबियस हो जाते हैं, मुझे एक चीज़ से डर लगने लग जाता है। सपोज अगर किसी को है ना पानी से डर लगता है, किसी को हवा से डर लगता है, तो फोबियस हो जाता है, इरेशनल जो थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है। फिजिकल सिम्टम्स के अंदर क्या होगा कि यार बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ऐसी बीमारियां हो जाती है जो बहुत ज़्यादा थ्रेट कॉज करे, मतलब जो इंसान की जान पर हावी हो जाए। जैसे आप देखोगे जो हार्ट अटैक हो गया, वो हो गया, शुगर हो गई, वो हो गया, तो इसकी वजह से क्या होता है, फिजिकल सिम्टम्स भी हमें स्ट्रेस की वजह से दिखते हैं। अगर ज़्यादा अच्छा मूड नहीं रहेगा तो आपकी हेल्थ आउटकम और ज़्यादा होंगे। अगर आप अपने आप को अच्छे से फील नहीं करोगे तो आपकी और ज़्यादा हेल्थ डाउन होगी, और इंजरी या फिर जो इलनेस है उसके चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। अब मैं बोलूँ लाइफस्टाइल की वजह से, एक तो हमने क्या पढ़ा कि जो मेरी हेल्थ है वो कैसे, इम्यून सिस्टम है वो कैसे कर रही है, और एक मेरी लाइफस्टाइल अब कैसे करेगी। अब देखो, अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आप अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड नहीं ले रहे हो तो आपकी ऑब्वियसली स्ट्रेस होगा, ठीक है। और लाइफस्टाइल हम किसको बोलते हैं, कि मैं कैसे आपका बिहेवियर शो करती हूँ, अफेक्टिंग अवर हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि मैं ऐसे अगर कोई अच्छी चीज़ खा रही हूँ तो मेरी हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी इंप्रूव हो रही है, वो अफेक्ट हो रही है। अगर मैं अच्छी चीज़ नहीं खा रही हूँ, मैं जंक फूड खा रही हूँ, तो मेरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिक्रीज हो रही है। अब इसके अंदर देखोगे बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है, मैं कई बार होता है कि मैं अच्छी चीज़ें नहीं खाती, तो मेरी डाइट अच्छी नहीं है, ठीक है, कई बार मैं सोती नहीं हूँ। बहुत बार देखोगा स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं, ठीक है, तो वो 5-5 घंटे की नींद पर करते हैं, ठीक है, रात को नींद आती नहीं है, सुबह जल्दी उठा जाता नहीं है, तो ये होता है। कई बार मैं स्मोकिंग पर आ जाती हूँ, मतलब मैं बहुत लोग स्मोक करना शुरू कर देते हैं, एल्कोहल यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ड्रग का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अब इसके अंदर आप देखोगे कि यार शुरू में तो बहुत शौक लगता है कि अच्छा है यार, कर लो, फिर बाद में पता चलता है कि क्या होता है इससे। अब पॉजिटिव लाइफस्टाइल के अंदर आपको करना है, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए ताकि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो। और इसके अंदर आप देखोगे मॉडर्न लाइफस्टाइल, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ईट करते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, पिज्ज़ा बर्गर ये सब खाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा फास्टली आपकी लाइफ चलती है, तो इसकी वजह से हेल्थ के जो प्रिंसिपल है वो वायलेट होते हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि यार हमें क्या खाना है, कैसे खाना है और किस तरह खाना है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा, उसके हिसाब से करना होगा। अब मैं स्ट्रेस को कोप अप कैसे करूँगी, देखो हर इंसान स्ट्रेस को एक्सपीरियंस तो करता ही है, पर ये डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे कोप अप करें। तो हमारी जो स्ट्रेस है वो हम कोप अप जिस तरह से करते हैं, मतलब सपोज एक बच्चा है, ठीक है, उसको एग्जाम से बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हो रहा क्योंकि उसको कोप अप करना आता है, उसको स्ट्रेटेजी बनाना आता है, और एक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि कैसे करना है, तो कोपिंग में डिफरेंस आया, स्ट्रेस लेवल में उसमें डिफरेंस आ गया। अब कोपिंग की वजह से क्या होता है, हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग होती है, सोशल फंक्शनिंग अच्छी होती है, हेल्थ भी अच्छी होती है। अब कोपिंग क्या है, कोपिंग इज अ डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। डायनेमिक यानी कि चेंज होता रहता है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। कैसा रिएक्शन, जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो, किससे, स्ट्रेस से। मतलब अगर आपको कोई स्ट्रेस दे रहा है, सपोज
आपको एग्जाम का स्ट्रेस हुआ, ठीक है, तो आपने क्या किया, अपना एक कोपिंग मेथड लगाया, एक स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे इस तरह सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट स्ट्रेस मिला कि यार मम्मी ने बोला काम भी कराना है तुझे, तो आपने उसकी स्ट्रेटेजी बनाई, यार मैं इस टाइम पर काम करा दूंगी, फटाफट काम कर दूंगी, ये सारी चीजें कर दूंगी। तो अलग अलग डायनेमिक यानी चेंज हो रहा है, आपका सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो रहा है, कैसा रिएक्शन जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो रहा है, डायनेमिक हो स्ट्रेस का। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स आप दोगे ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो और स्ट्रेस रिड्यूस हो। और इसके अंदर क्या होता है, डीप सीटेड बिलीव्स होते हैं ऑफन फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि यार अगर मैं आपको बोलूँ कि यार बहुत ज़्यादा आप सोचोगे यार एग्जाम में कुछ नहीं होता, तो आपकी डीप सीटेड बिलीव है कि एग्जाम से ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, एक दिन पहले तैयारी कर लेंगे, वन शॉट वीडियो देखेंगे और पूरी तैयारी हो जाएगी, तो आपको बिलीव है। उसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस भी वो होगा कि यार आपने एक दिन पहले देखिए पासिंग मार्क्स तो आए गए, तो आपका बिलीव और जो आपका एक्सपीरियंस है उसकी वजह से भी कोपिंग मेथड में डिफ्रेंशिएट आता है। कुछ लोगों ने वन शॉट नहीं देखेंगे, वो क्या करेंगे, बुक से पढ़ेंगे, तो उनका अलग अलग बिलीव है, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस अलग है, तो वैसे इस तरह कोप करते हैं। तो कोपिंग इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग होता है। अब स्ट्रेस को मैनेज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर स्ट्रेस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे जो हम कैसे सोच रहे हैं उसको वापस देखेंगे कि सही है कि नहीं है, कोपिंग स्ट्रेटेजीज लर्न करेंगे। अगर हमारी कोपिंग अच्छी नहीं है तो स्ट्रेस होगा, अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो भी स्ट्रेस होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो किलर सेल है, हमने पढ़ा किलर सेल क्या होते हैं, नेचुरल किलर सेल, टी सेल्स, उनकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। अब इसके अंदर दो चीज आती है, टाइप्स ऑफ जो हमारी कोपिंग स्ट्रैटेजी है। फर्स्ट वन किसने दी थी, एंडलर एंड पार्कर ने, जिसने बोला था कि आप 3 स्ट्रैटेजी लो, और ये 3 स्ट्रैटेजी ही हम यूज करते हैं ताकि हम स्ट्रेस को कोप अप कर सके। सबसे पहले टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सपोज आपको आपको फाइल बनानी है, ठीक है, तो आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन लोगे, ठीक है, और फिर उसको ऑल्टरनेटिव वेव्स करोगे, यार मैं इस तरह फाइल बना सकती हूँ, फिर मैं इस तरह कर सकती हूँ, मैं प्रिंट निकलवा सकती हूँ, फिर मैं हैंड रिटन कर सकती हूँ, फिर मैं अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करूंगी, यार मैं प्रिंट निकाल सकती हूँ, ठीक है, तो मेरे वो प्रायोरिटी होगी। देन क्या करोगे, मैं उस प्रॉब्लम पर एक्ट करूंगी, यार कि मुझे उस प्रॉब्लम को कैसे करना है, ठीक है, मैं प्रिंट निकालने जाऊंगी तो मैं प्रिंट निकालने ही जाऊंगी। सेकेंड इज इमोशनल ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर मैं क्या करूंगी, अगर सपोज आपका एग्जाम हो, आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, ठीक है, तो आप 3 घंटे के अंदर क्या एग्जाम होने वाला है, आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो मैं यार सोचूंगी यार कुछ नहीं, मैं चीटिंग नहीं करूंगी, या फिर मैं होप मेंटेन करके रखूंगी, जितना हो रहा है मैं 3 घंटे के अंदर उतना तो करूँ, अपने इमोशंस को कंट्रोल करूंगी, ठीक है, मेरे जो फर्स्ट फ्रस्ट्रेशन है उसको बाहर निकालूंगी ताकि, ठीक है, वो मेरे अंदर ना रहे, और मैं वरी नहीं करूंगी। अब जो हो चुका है, कई बार होता है कि एग्जाम अच्छा नहीं गया, ठीक है, जो हो चुका है हो जाएगा, अब मैं नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगी, ठीक है, उसको लेकर ही नहीं बैठूंगी, तो क्या हो जाएगा, इमोशनल ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी हो जाएगी। थर्ड वन इज अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, यानी कि सपोज कोई मुझे स्ट्रेस दे रहा है कि तू तो अच्छी नहीं है, तू तो ऐसी है यारी, ठीक है, तूने तो कुछ किया ही नहीं, तो मैं उसको अवॉइड करूंगी, ठीक है, मैं उसको डिनाई करूंगी, या फिर मैं उसको उसकी जो सीरियसनेस है, जो मैं उसको जो स्ट्रेस ले रही हूँ मैं उसको खत्म करूंगी, यानी फिर उसको कम करती रहूंगी, ठीक है, तो मैं स्ट्रेसफुल जो थॉट्स है उसको कम करूंगी, और क्या करूंगी, मैं अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्टिव थॉट्स के अंदर डालूंगी। सपोज अगर आपको बोला है कि एग्जाम का ही लेते हैं हमें, ठीक है, तो एग्जाम को अगर आपको बोला है कि यार एग्जाम होने वाली है, या फिर हम बीमारी का ले लेते हैं, ठीक है, तो आपको बोला है कि आपको कोई बीमारी है, ठीक है, या फिर किसी और को कोई बीमारी है, तो आप क्या करोगे, उसको डिनाई कर दोगे, यार मुझे तो हो ही नहीं सकती, और उसकी जगह आप किसी और चीज़ पर ढालोगे, यार कि आप शॉर्ट्स देखने लग जाओगे या फिर रील्स देखने लग जाओगे, ताकि आपका जो ध्यान है वो उस बीमार से हट जाए, या फिर उस जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे हट जाए, ठीक है, ये आप काम करोगे। अब जो सेकेंड जो मेथड दी थी वो किसने दी, लेज़रस एंड फ्लोकमैन, किसने दी, लेज़रस एंड फॉल्कमैन। इन्होंने बोला था कि जो कोपिंग है वो डायनेमिक प्रोसेस है, और सिर्फ एक ही ट्रेड पर फिक्स नहीं होता, ठीक है, चेंज होता रहता है, कॉग्निटिव और बिहेवियरल एफर्ट्स से चेंज होता रहता है, कैसे हम उसको देखते हैं, कैसे हम स्ट्रेस को मास्टर करते हैं, कैसे रिड्यूस करते हैं, ठीक है, और कैसे हम टॉलरेट करते हैं जो हमारे डिमांड्स है एनवायरनमेंट की, उसको कैसे टॉलरेट करते हैं। अब इसका जो कॉग्निटिव जो कोपिंग है उसका पर्पस क्या है, कोपिंग का पर्पस यही है कि यार जो प्रॉब्लम्स है उसको हम मैनेज करें, और हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स है उसको भी मैनेज करें। तो उन्होंने 2 तरह के कोपिंग रिस्पॉन्सेज दिए। सबसे पहला जो प्रॉब्लम को ध्यान में रखे, ठीक है, जो प्रॉब्लम पर ही अटैक करे। और बिहेवियर क्या होगा, जो हमने पहले पढ़ा ना टास्क ओरिएंटेड में, कि हम इंफॉर्मेशन को गेन करेंगे, ठीक है, और उस इवेंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बिलीव्स को हम चेंज करेंगे। सपोज
आपने है ना, आपको एक टेस्ट है साइकोलॉजी के अंदर। सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन गेन करोगे यार कौन सा चैप्टर का टेस्ट है, ठीक है, फिर उस चैप्टर को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, और फिर आप देखोगे यार कि अपनी मैम को कन्विंस करोगे यार कि इस चैप्टर का मतलब दूसरे चैप्टर का ले लो, ठीक है, और आप बोलोगे यार कि हाँ आपको एक चैप्टर मुश्किल लगता है तो आप अपने बिलीव चेंज करोगे यार, ठीक है, मैं इस चैप्टर को कर सकता हूँ, मैं करूंगा, मैं अपनी नॉलेज इंक्रीज करूंगा, ठीक है, अवेयरनेस इंक्रीज करूंगा, और कोपिंग ऑप्शंस भी देखूंगा कि मैं इसको गूगल से पढ़ सकता हूँ, वन शॉट से देख सकता हूँ, मेरे चैनल पे देख सकता हूँ, तो मैं उसका क्या करूंगी, अपनी अवेयरनेस वगैरह सब इंक्रीज करूंगी, मैं कैसे एक प्लान बनाऊंगी और उसको फॉलो करूंगी। अब सेकेंड इन्होंने मेथड दी इमोशनल फोकस्ड कोपिंग, यानी कि मैं अपनी इमोशनली, यानी कि कई बार होता है कि एग्जाम जो स्ट्रेस होता है लोगों को यार डर लगने लग जाता है, तो मैं उसको कम करने की कोशिश करूंगी, ठीक है, मैं इवेंट को चेंज नहीं करूंगी पर मैं अपने जो डर है, मेरी इमोशनल डिस्टर्बेंस है उसको कम करने की कोशिश करूंगी। मैंने कुछ ऐसे काम किए जो जिसकी वजह से क्या होता है कि मैं अपने सिस्टम से एक इमोशंस को ऐसे हटाने की कोशिश करूंगी, मेडिटेशन करूंगी, ठीक है, तो मैं इसके अंदर क्या होगा, मैं इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। दोनों ही मेथड यूजफुल है, पर जो रिसर्च है उससे क्या पता चला, लोग प्रॉब्लम फोकस पर ज्यादा मेथड यूज करते हैं, उस टेक्निक को ज्यादा यूज करते हैं। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, देखो स्ट्रेस है ना साइलेंट किलर, यानी कि आपको धीरे धीरे मारता है, ऐसे नहीं है कि अचानक से आपको कुछ हो जाएगा। ये इसकी वजह से हाइपरटेंशन होती है, हार्ट डिजीज होते हैं, अल्सर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, पर आपको धीरे धीरे पता चलेगा। डायबिटीज होती है, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा जैसे जैसे आगे स्ट्रेस प्रोलॉन्ग बहुत ज्यादा लंबा चलता रहेगा। तो हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, सबसे पहले आ जाता है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। मैं स्ट्रेस को रिलैक्स करने का ट्राई करूंगी, जो भी उसके सिम्टम्स उसको कम करने का ट्राई करूंगी। मेरा हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको हेल्प करने के लिए मैं करूँगी रिलैक्स करूंगी। सबसे पहले मैं करूँगी एकदम लेट जाऊंगी, ठीक है, शवासन करूंगी, या फिर मैं अपनी लोअर बॉडीज को एकदम रिलैक्स करूंगी, फिर धीरे धीरे ऊपर ऊपर मैं अपने पूरे सर को एकदम आराम से शांत करूंगी, रिलैक्स करूंगी। अब पहली मेथड क्या है, मैं अपने मसल्स को रिलैक्स करूंगी। सेकेंड मेथड क्या है कि मैं ब्रीथ बहुत ज़्यादा अच्छे से करूँगी, ठीक है, कई बार मैं मसल्स को आराम से रिलैक्स करके साथ में ब्रीथ करती हूँ, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, काम माइंड होता है, रिलैक्स बॉडी होती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस कम होता है। सेकेंड यानी मैं योगा करूँगी, मेडिटेशन करूँगी, ठीक है, जिसके अंदर टेक्निक्स को हम लर्न करते हैं उसको यूज़ करते हैं, फोकस करेंगे अटेंशन, यानी कि कई बार होता है कि हम जो तीसरी नेत्र है यानी कि यहाँ पे फोकस करते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हम करते हैं, इंटेंस कंसंट्रेशन हमारे बॉडी के अंदर देखते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से अनअवेयरनेस हो जाती है, बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा, भले कितना शोर है सुना ही नहीं दे रहा, तो हम इंटेंसली कंसंट्रेट करते हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। थर्ड वन इज बायोफीडबैक, यानी कि जो हमारे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए हम बायोफीडबैक यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, हम जो हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर फीडबैक हमें मिलता है, और इसके अंदर रिलैक्सेशन ट्रेनिंग भी होती है। 3 स्टेजेस है। सबसे पहला क्या, जो हमारे सपोज कोई इफेक्ट आ रहा है स्ट्रेस का, यानी कि मेरे स्ट्रेस हो रहा है तो मुझे हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसको कोप करने की ट्राई करेंगे, एकदम शांति से आप देखोगे, शांत एनवायरनमेंट में बैठोगे तो आपको लगेगा कि हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, तो पहले फीडबैक होगा, ठीक है, अवेयरनेस डेवलप होगी कि कैसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और फिर उसको रियल लाइफ सिचुएशन में जहाँ पे सही में आपको कोई स्ट्रेस मिल रहा है वहाँ पे अप्लाई की जाती है। तो ये 3 चीज़ें होती है बायो फीडबैक में। अब सेकेंड मेथड आ जाती है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, यानी कि अब आप एग्जाम्पल लो कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, फिर आपने एक मन में आंखें बंद करी, ठीक है, और फिर सोचा है कि यार क्या हो सकता है, एक शांत सा एनवायरनमेंट है, वाटरफॉल है, ठीक है, मैं आराम से रिलैक्स कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। मैं जो अभी मेरे पास कोई स्ट्रेसर आ रहा है उसको हटा दूंगा, उसको छोड़ दूंगा, तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रेस को कम करूँगा, एक इमेजिनरी चीज़ इमेजिन करूँगा, स्ट्रेस रिडक्शन होगा और मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा। अब इसके अंदर सबसे पहले तो क्या होता है, हम रियलिस्टिक गोल सेटअप करते हैं, क्वाइट माइंड होना चाहिए, रिलैक्स बॉडी होनी चाहिए, आइज बंद होनी चाहिए, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्रिएटिव एनर्जी ज़्यादा होगी, और कई बार होता है जो इमेजिनरी चीज़ें उसको रियलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन आ जाता है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स। इसके अंदर क्या होता है, हम स्ट्रेस को हटाने के लिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रेस इनोकुलेशन जो ट्रेनिंग होती है वो किसने दी, मैचन बॉन ने दी थी, जिसके अंदर 3 चीज़ें होती है। सबसे पहले हम स्ट्रेस कैसे हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्लाइंट का व्यू पॉइंट क्या है, उसको हम देखेंगे, किसी असेसमेंट देखेंगे। सबसे पहले असेसमेंट हो गया, फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रेस को रिड्यूस कैसे करना है उसको देखेंगे, कैसे हम रिलैक्सेशन कर सकते हैं, सेल्फ इंस्ट्रक्शन करते हैं, यार मुझे स्ट्रेस नहीं होना कि मुझे ये नहीं करना, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। सेकेंड क्या होता है, स्ट्रेस रिडक्शन। थर्ड क्या होता है कि यार मैं
कैसे उसको अप्लाई कर सकती हूँ, कैसे मैं नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव से रिप्लेस कर सकती हूँ। एंड देन एक्सरसाइज भी एक इंपॉर्टेंट आ जाता है कि मैं एक्सरसाइज कैसे करूँगी। मतलब एक्सरसाइज करने से क्या होता है, मेरा स्ट्रेस कम होता है। अगर आप देखना, आप कभी भी अगर आप एक्सरसाइज करते हो ना तो आपको स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, आप भूल जाते हो चीज़ें। भले आप दिन में मतलब हफ्ते में 4 बार 30-30 मिनट के लिए करोगे ना तो भी आपका जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। आपके जो साइकोलॉजिकल में भी हेल्प करेगी एंड फिजियोलॉजिकल में भी हेल्प करेगी। ठीक है, फिजिकल बॉडी के अंदर भी काफ़ी हेल्प करेगी, आपका ब्लड प्रेशर सही होगा, आपकी जो हेल्थ है वो सही रहेगी। अब हम आते हैं कि हमारे जो हेल्थ और जो वेलबींग है उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, जो पर्सनल क्राइसिस होते हैं बहुत सारे, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी क्रिएट कर लेते हैं कुछ लोगों के अंदर, कुछ और बहुत ज़्यादा लोगों में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर भी क्रिएट होता है, पर वो उससे बाहर निकल जाते हैं, वो अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स होता है, यानी कि वो अपने आप को वेलबींग करना चाहते हैं, अपनी इंश्योर या फिर अपने आप का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। उनके पास इमोशनल और सोशल सपोर्ट होता है और वो प्रेशर को मैनेज कर लेते हैं। कैसे करते हैं? वो स्ट्रेस को पॉजिटिवली यूज करते हैं और स्ट्रेस फिट वो बन जाते हैं फ्यूचर के अंदर। मतलब आने वाले टाइम में अगर कोई स्ट्रेस होगा तो इतना ज़्यादा नहीं होगा, उन्हें स्ट्रेस इतना अफेक्ट नहीं करेगा। तो स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी कोसाबा ने जो दिया था, जिसके अंदर उसने क्या दिया था, हार्डीनेस। हार्डीनेस क्या होता है कि जब मैं अपने आप के बारे में सोच रही हूँ, वर्ल्ड के बारे में सोच रही हूँ और उनका इंटरेक्शन के बारे में सोच रही हूँ और उसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। कई बार होता है कि मैं वर्ल्ड के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है, पर मैं उसको कंट्रोल कर लेती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, हार्डीनेस हो जाएगा। अब इसके अंदर 3 चीज़ें दी थी, 3C क्या है, कमिटमेंट, यानी कि मैं अपने पर्सनल कमिटमेंट पर ध्यान रखूँ, मुझे काम करना है तो मुझे करना ही है, ठीक है, मुझे एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो मुझे करनी ही है। देन कंट्रोल, ठीक है, मैं अपना डिसाइड करूँ, दोस्त बुला रहा है खेलने के लिए पर मैं उसके अंदर नहीं जाऊँगी, मैं कंट्रोल करूँगी अपने आप पर। देन चैलेंज, अगर मैं देखूँगी लाइफ चेंजेस नॉर्मल है, थ्रेट नहीं है मेरे लिए, ठीक है, जो एग्जाम है वो थ्रेट नहीं है, वो नॉर्मल चीज़ है, बस मुझे उसके लिए तैयारी करनी है। तो इसके अंदर क्या होता है, मैं उसको 3C's को फॉलो करूँगी, मेरा जो स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, मेरी वेलबींग काफ़ी ज़्यादा होगी, मेरी डेवलपमेंट होगा। अब कई बार लोग है ना अपनी लाइफ स्किल्स, मतलब उन्होंने सीखा है कि अग्रेसिव होना, अग्रेसिव कई बार सोसाइटी में होता है कि अग्रेसिव ठीक है चलता है, पर उन्हें वापस रीलर्न करना पड़ता है, यानी कि उसको छोड़ना पड़ता है, वापस रेशनल थिंकिंग पे जाना होता है। फिर असर्टिव यानी कि आप सही से कर रहे हो, ठीक है, कोई अगर ना करना है तो ना कर रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव हो एनवायरनमेंट अपने ऊपर, तो उसके ऊपर वो ध्यान रखना होता है, उसको लर्न करना पड़ता है। कई बार ऐसी लाइफ स्किल्स को आपको लर्न करना पड़ेगा और हर बार आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा। अब आते हैं लाइफ स्किल्स क्या होती है, ठीक है, एक एबिलिटी जिससे आप क्या कर सकते हो, अडाप्टिव बिहेवियर, क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपको अडाप्ट करना होगा, पॉजिटिव बिहेवियर शो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप जो स्ट्रेस है उसको अच्छे से कोप अप कर सकते हो, डेली डिमांड्स को कोप अप कर सकते हो और इसको हम लर्न भी कर सकते हैं, इंप्रूव भी कर सकते हैं। लाइफ स्किल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम लर्न नहीं कर सकते। इसके अंदर आप देखोगे असर्टिवनेस आ जाती है, टाइम मैनेजमेंट, रेशनल थिंकिंग, इंप्रूव रिलेशन, सेल्फ केयर और जो अनहेल्पफुल हैबिट्स है जैसे परफेक्शन हो गया, ठीक है, प्रोकास्टिनेशन हो गया, उसको हटाने की बात आ जाती है। अब लाइफ स्किल के अंदर असर्टिवनेस क्या होता है, जब हम हमारे जो नीड्स है उसको अच्छे से बता पाए, यानी कि अगर मुझे कोई इंसान बोल रहा है तो ये काम कर देगा क्या, अगर मुझे नहीं करना तो मैं बोल सकती हूँ नहीं मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर सकती, ठीक है, तो मैं अपनी डिमांड्स को क्लियरली बोल सकती हूँ, मैं जो फीलिंग्स है उसको क्लियरली कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ, वो क्या हो जाएगी, असर्टिवनेस हो जाएगी। और इसके अंदर अपने इमोशंस को भी ईजिली एक्सप्रेस कर सकती हूँ। कॉन्फिडेंस, हाई सेल्फ स्टीम और जो स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है वो इसकी वजह से आ जाती है। सेकेंड इज टाइम मैनेजमेंट, यानी मैं अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रही हूँ, क्वालिटी अच्छे से अगर मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा होगी। प्लानिंग की वजह से मेरा टाइम जो क्या होता है अच्छे से स्पेंड होगा और मेरे जो प्रेशर है वो कम हो जाएंगे। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर सपोज आप शेड्यूल बनाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ऊपर, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तो आप टास्क बना लेते हो, लिस्ट बना लेते हो कि आपको कौन से सबसे ज़्यादा वैल्यू है आपकी, तो उसको आपको अचीव करना है। रियलिस्टिक प्लान करते हो, गोल होता है आपका, क्लैरिटी होती है लाइफ के अंदर और बैलेंस्ड लाइफ चलती है आपकी टाइम मैनेजमेंट की वजह से। अब आ जाता है कि रेशनल थिंकिंग, यानी कि मैं ऐसी थिंकिंग ना करूँ कि यार मेरे मतलब मैं ड्रीम्स में जी रही हूँ, ठीक है, और मैं अपनी जो एक्सपीरियंसेस है उसको इग्नोर कर रही हूँ, मेरी रियलिटी को इग्नोर कर रही हूँ, मैं ड्रीम्स के अंदर देख रही हूँ। ज़्यादातर स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल है ना नेगेटिव पास्ट पे फोकस करता है, यानी कि मैं पास्ट में क्या हो गया नेगेटिवली इतना सारा मेरे साथ इतना बुरा हुआ, प्रेजेंट को नहीं देखते, फ्यूचर को नहीं देखते और इन टर्न जो पास्ट है उसकी वजह से प्रेजेंट भी खराब होता है, फ्यूचर भी खराब हो जाता है। इसके अंदर क्या चाहिए कि हम यार जो इरेशनल बिलीव्स है, यानी कि मैं सोच रही हूँ मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होगा, इरेशनल बिलीव्स है उसको कब हटाओ और जो नेगेटिव
एंजाइटी आपको मिल रही है, एंजाइटी वाले थॉट्स मिल रहे हैं, उसको हटाओ और पॉजिटिव स्टेट्स में देखो। मतलब आप कई बार देखोगे कि यार आप बोलते हो ना, एक असर्टिवनेस होती है, या फिर आप देखते हो आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये क्या होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, इसको आप यूज करो और अपने रिलेशनशिप अच्छे से इंप्रूव करो। और वो कैसे इंप्रूव होंगे, जब आप बात करोगे दूसरों को सुनो, ऐसा नहीं अपने आप को ही बोलो, ठीक है, अपने ही दूसरों के व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करो, ठीक है, और अपनी फीलिंग्स और उनके थॉट्स को भी एक्सेप्ट करो, अपने थॉट्स को भी एक्सप्रेस करो। और क्या हो, जो जेलेसी वाली फीलिंग होती है उसके जिसका होता है स्ट्रेस होता है, ऑब्वियसली होता है, ठीक है, जेलेसी वाली फीलिंग को हटाओ। ये बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है जेलेसी वाली फीलिंग, क्योंकि आपकी जो वेलबींग है उसको भी खराब करती है और जो दूसरे की वेलबींग है उसको भी खराब करती है। तो जेलेसी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो एक कम्युनिकेशन का आपको डेवलप करना होगा, ऐसा नहीं है सिर्फ अपनी ही अपनी बोलो, दूसरों के भी सुनना हो चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या होती है, सेल्फ केयर आपको करनी है। सेल्फ केयर यानी कि मैं अपने आप की केयर करूंगी, ठीक है, बिहेवियर वाले भी, इमोशनली भी केयर करनी है, फिजिकली भी केयर करनी है। कई बार होता है कि एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होते हैं, एनवायरमेंटल जो स्ट्रेसेस होते हैं उसकी वजह से भी स्ट्रेस क्या होता है मुझे हो जाता है, पर मुझे उसको कोप करना सीखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। कई बार मुझे रिलैक्स एकदम अच्छे से करना होगा ताकि मैं स्ट्रेस को कोप अप कर सकूं। ब्रीथिंग पैटर्न्स को मैं क्या कर सकती हूँ, एक बार ध्यान से देखो। अगर कोई स्ट्रेस में होता है तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रीथ करता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है वो फास्ट ब्रीथ करता है, जबकि जो एकदम रिलैक्स्ड होता है वो स्लो ब्रीथ करता है, ठीक है। तो स्ट्रेस के अंदर हम क्या होता है, हमें सेल्फ केयर करनी चाहिए और जो हमारे ब्रीथिंग पैटर्न है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब अनहेल्पफुल हैबिट्स होते हैं, उसको अगर हम हटा दें तो भी क्या होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, परफेक्शनलिज्म, यानी कि मैं हर चीज़ को सही करना चाहती हूँ। अगर किसी चीज़ में 2 घंटे लग रहे हैं तो उसके अंदर 4 घंटे दूंगी ताकि सब कुछ सही हो जाए मेरे से, ठीक है। अगर मेरे से कुछ भी खराब हो गया मैं उसको सही अडाप्ट कर ही नहीं सकती, उससे एडजस्ट नहीं कर सकती। मुझे टाइम भी उतना चाहिए, एफर्ट्स भी उतने चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेज एकदम सब परफेक्ट होना चाहिए। अगर कुछ हो जाता है गलत तो मुझे टेंशन होगी, लेकिन मैं रिलैक्स नहीं कर पाऊंगी। और कई बार होता है मैं चैलेंज को अवॉइड करती हूँ, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती, ठीक है। और कई बार होता है कि यार जो परफेक्शनिस्ट होता है वो क्या करते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं कि यार स्ट्रेस हो रहा है, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। और सेकंड चीज़ आती है प्रोकास्टिनेशन। हर चीज़, मतलब मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है पर मैं कल पे डालूँ, कल पढ़ेंगे यार, कल पढ़ेंगे, तो क्या होगा, कल में बोर्ड आ जाएगी, तो उसके वजह से क्या होता है, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। अब आते हैं हमारी हेल्थ पर। तो हेल्थ क्या होती है, सिर्फ फिजिकल वेलबींग नहीं होती, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, इन सब को साथ में लाते हैं, ठीक है, तब हमारी क्या बनती है, हेल्थ बनती है। अगर अच्छी हेल्थ है तो उसके अंदर आपकी बॉडी अच्छी होगी, हाई क्वालिटी रिलेशन होगा, ठीक है, पर्पस होगा लाइफ के अंदर, सेल्फ रिगार्ड आपको देखना होगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपके लाइफ टास्क के अंदर क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा है तो आपको उसको रेजिलेंट करना होगा। रेजिलेंट यानी कि उसको आपको हटाना होगा, ठीक है, उसको कोप अप करना होगा। जो ट्रॉमा है, जो स्ट्रेस है, जो चेंज है, उसके साथ अडाप्ट करना होगा, जो कोप अप वो करना होगा। वो आप कैसे कर सकते हो, डाइट अच्छी लोगे, ठीक है, बैलेंस डाइट लोगे जिसकी वजह से आपका मूड अच्छा हो, कोप अप अच्छे से कर सको। और आपकी हेल्दी ईटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग बोलते हैं यार कि जो मील है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती आपको, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। 3 गुड क्वालिटी मील्स आर एसेंशियल पर डे। और बिहेवियर के अंदर आपको क्या करना होता है, मतलब अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो तो आपका बिहेवियर भी अच्छा होगा, ठीक है। आपकी जो बिहेवियर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका कैसे खाना खा रहे हो। ऑल्सो आपकी जेनेटिक्स कैसी है, क्लाइमेट कैसे है, जो हेल्थ है वो कैसी थी, आपकी एक्टिविटीज़ कैसी है, वो भी इफेक्ट करेगा। कई बार होता है लोग जंक फूड खाते हैं तो उसकी वजह से वापस स्ट्रेस में आ जाते हैं। फास्ट पेस्ड लाइफ जो अभी चल रही है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। देन एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा एसेंशियल है आपको अपने वेट मैनेज करने के लिए, अपनी टेंशन को कम करने के लिए, आपकी जो एंजाइटी है उसको कम करने के लिए एक्सरसाइज हेल्प करती है। अब इसके अंदर आप जो योगा है वो कर सकते हो, आसन कर सकते हो, या फिर जो हाई लेवल एक्सरसाइज होती है, मतलब जो बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज होती है, इसकी वजह से भी आप स्ट्रेस को कम कर सकते हो। एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं जिसके अंदर आप जॉगिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, जिम करते हो, इसकी वजह से भी आप क्या कर सकते हो, अपना जो अटेंशन है उसको इंक्रीज कर सकते हो, अराउजल इंक्रीज कर सकते हो, स्ट्रेस कम हो जाता है। देन पॉजिटिव एटीट्यूड, आपको जो रियलिटी है उसको देखना होगा, आप सपनों में नहीं जी सकते, तो उसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रेस होता है। आपको रियलिटी के अंदर जीना है, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ध्यान में रखना, अपना पर्पस ध्यान में रखना है, ठीक है, दूसरों के व्यूज़ को भी ध्यान में रखना है, दूसरों के व्यूज़ को देखना है। और कई बार होता है कि आपको फेलियर होता है तो उसको एक्सेप्ट करो यार, उससे कुछ सीखो। ऐसा नहीं है कि उसको देख कर बैठ गए यार कुछ नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, आपको फेलियर से सीखना होगा, ठीक है। ह्यूमर और ओपननेस आपको इसे थोड़ा ध्यान रखना होगा। एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस लोग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं कई बार। अब देन इज पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि मैं
अच्छे से मतलब पॉजिटिवली थिंक करूँ। ऐसा नहीं है कि यार मैं एकदम पेसिमिस्ट है नहीं जो नेगेटिवली थिंक करते हैं, ठीक है, इग्नोर करते हैं प्रॉब्लम को, डिनाई कर लेते हैं स्ट्रेस को और गोल्स को ही छोड़ देते हैं यार कि मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है कि आपको देखना होगा कि यार मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, एडवाइस लो, सपोर्ट लो, ठीक है, कैसे आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग होगी, कैसे आपकी फिजिकल वेलबींग होगी, उसको ध्यान में रखो। और हमारा आ जाता है फिफ्थ, सोशल सपोर्ट, यानी कि सोसाइटी से मुझे कैसे सपोर्ट मिल रहा है। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको क्वांटिटी वाइज सपोर्ट मिलता है, यार कि आपको क्या करेंगे, सपोर्ट दे देंगे रिलेटेड टू हेल्थ। देन क्वालिटी वाइज सपोर्ट मिलता है, सॉरी आपको एक तो क्या मिलता है, क्वांटिटी वाइज मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है आपको कैसे आपकी सपोज मनी के अंदर मिल गया, ठीक है, सोशल नेटवर्क के तहत कितने दोस्त हैं उसकी वजह से आपको सपोर्ट मिल गया। एक होता है क्वालिटी वाइज कि कितना ज़्यादा स्ट्रांगली आपको सपोर्ट मिल रहा है। अब सोशल जो सपोर्ट है वो स्ट्रेस के अगेंस्ट क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ बनता है, आपका सपोर्ट सिस्टम बनता है और स्ट्रेस के जो एक्सपीरियंस उसको रिड्यूस करता है, ठीक है, कोपिंग एबिलिटीज इंप्रूव करता है और कितनी तरह से सपोर्ट हो सकता है। सोशल सपोर्ट भी होता है एक टेंजिबल, यानी कि मनी, गुड्स या सर्विसेज के अंदर हो गया, ठीक है। कई बार होता है कि आपकी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं चल रही, तो क्या आपको किसी ने रिलेटिव ने सपोर्ट कर दिया मनी के टर्म्स में, तो सपोर्ट मिल गया, आपको स्ट्रेस कम हुआ। सेकंड, इन्फॉर्मेशनल सपोर्ट, यानी कि आपको गाइडेंस दी। एग्जाम के अंदर बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि कैसे करेंगे, फिर किसी सीनियर से पूछा, उसने गाइडेंस दी थी, कुछ नहीं होता, स्ट्रेस कम हुआ। थर्ड इज इमोशनल सपोर्ट, यानी कि आपको यानी कि आपको क्या करते हैं, रीअश्योर करते हैं कि यार कुछ भी हुआ हम आपके हमेशा साथ है। तो एंजाइटी और डिप्रेशन कम हुआ, ठीक है, साइकोलॉजिकल वेलबींग हुई और जो आपको सपोर्ट दे रहा है उसको भी बेनिफिट हुआ कि यार हमने कुछ अच्छा काम किया और आपको सपोर्ट मिल रहा है उसको भी बेनिफिट हुआ। अब हमारा लास्ट टॉपिक है रेजिलियंस एंड हेल्थ। रेजिलियंस क्या होता है कि यार मैं स्ट्रेस से अगर मुझे बहुत ज़्यादा गिरा दिया तो वापस बाउंस बैक कर लूँ, यानी वापस स्ट्रेस को कोप अप करूँ, लेकिन डायनेमिक यानी चेंज होता रहता है, डेवलपमेंट होता है इसके अंदर, यानी कि आपको सेल्फ वर्थ एनालाइज होती है, ऑटोनॉमी मिलती है, रोल मॉडल्स आपके डेवलप होते हैं या फिर आप अपने रोल मॉडल बनते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपने लाइफ के अंदर मीनिंग फाइंड करते हो। उसके अंदर तीन चीज़ें होती है, मेरे पास क्या चीज़ है, ठीक है, मेरे पास कैसा सपोर्ट है, सेकंड मेरे पास क्या हूँ मैं, मेरे पास कितनी वैल्यूज है, मेरे पास क्या एबिलिटीज़ है, और थर्ड चीज़ मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी जो स्किल्स है वो कौन सी है। आप इसके अंदर देखो कि जो रेजिलियंस है वो हर एक चीज़ में तो होता ही है, हर इंसान के अंदर एक ना एक चीज़ में होता ही है। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत लोग इतनी गरीब मतलब इतनी ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में जीते हैं ना, वो भी उनके पास सबसे ज़्यादा रेजिलियंस होता ही है। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पर अगर आपको इसके नोट्स चाहिए प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।